बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरम 14.3 करने वाले हैं। थ्योरम नंबर 14.3 में कहा गया है कि जब किसी ट्राइंगल के अंदर वाले एंगल को बिल्कुल मिड से कट किया जाए, यानी उसका एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया जाए और उसको सामने वाली साइड से जॉइन करवा दिया जाए, तो जिस रेशो में वो सामने वाली साइड को कट करता है वो बराबर होती है जो दो साइड्स बच गई हैं उनकी रेशो के मुताबिक। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये एक ट्राइंगल है, इसका ये इंटरनल बाइसेक्टर है, इसे कट किया, जिस जगह पे कट किया इस और इसकी जो रेशो है वो इन दोनों साइड्स की रेशो के बराबर है, यानी ये डिवाइड बाई ये करेंगे तो ये साइड डिवाइड बाई ये साइड के बराबर आएगा। इसी तरह अगर इसका एंगल बाइसेक्टर यू कट करवाएं, इधर जो दो रेशोज बनेंगी वो इन दोनों साइड्स के बराबर आएंगी। इसका कट करें तो इन दोनों साइड्स की रेशो जिधर कट करेगा उन दो रेशोज़ के बराबर होगी। तो इस ट्राइंगल का नाम है ABC। इन ट्राइंगल ABC इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का इंटरनल बाइसेक्टर, यानी बाइसेक्टर बोलते हैं, बाई का मतलब होता है टू, सेक्टर कट करने वाला, दो इक्वल हिस्सों में जो कट कर दे। इसको बिल्कुल मिड से कट किया इस तरह से, पॉइंट डी पे आके मिला BC को, ऑफ एंगल ए मीट्स BC एट पॉइंट डी पे आके मिला। सिंपल इतनी बात हुई। प्रूव क्या करना है कि MBD रेशो MCD जो है वो बराबर है MAB रेशो MAC। जब ये कट करेगा तो जो रेशो इस साइड की बनेगी वो बराबर होगी इसकी रेशो के, ये इसके बराबर नहीं हो सकती, लेकिन इन दोनों की रेशो के बराबर होगी। इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में ये करेंगे कि B से E तक एक लाइन ड्रा करेंगे, बिल्कुल इसके पैरेलल होगी, इसको ऊपर तक ड्रा कर लिया। इसको किधर तक ड्रा करना है, इसको प्रोड्यूस करके देखते हैं। इसको प्रोड्यूस किया, जिधर तक ये मिल गई उधर तक, और उस पॉइंट का नाम E रख लेना। उस पॉइंट का नाम E रखा। ड्रॉ BE पैरेलल टू AD के पैरेलल ड्रा करनी है, पैरेलल टू DA टू मीट CA प्रोड्यूस्ड एट D। CA को प्रोड्यूस मतलब होता है उस लाइन को आगे बढ़ा लेना। इसको आगे बढ़ाया E तक ज्वाइन किया, और इधर दो एंगल्स के नाम दे देने हैं। इसको एंगल 4 कह लेना, इसको एंगल 2 कह लेना। अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ ये करना है कि ये इन दोनों की रेशो के बराबर है। देखते हैं किस तरह प्रूव होता है। इसके प्रूफ में एक चीज़ यूज़ होनी है, वो ये कि अगर दो पैरेलल साइड्स हों, उनको कट करने वाली कोई भी लाइन के कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये इसके कॉन्ग्रुएंट होता है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट होता है, ये दोनों आपस में भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसी तरह ये इसके कॉन्ग्रुएंट होता है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट होता है, ये दोनों आपस में रिफ्लेक्सिव कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसके अलावा अगर इन दोनों लाइन्स के साथ अटैच्ड एंगल्स की बात करें तो नीचे वाली लाइन के साथ जो लेफ्ट वाला एंगल है वो ऊपर वाली लाइन के साथ नीचे राइट वाला एंगल होगा। ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि ये इसके कॉन्ग्रुएंट है और ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो मतलब ये वाला इसके कॉन्ग्रुएंट हुआ। इसी तरह ये वाला एंगल इसके भी कॉन्ग्रुएंट है, इसके भी कॉन्ग्रुएंट है। इनको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। ये रिफ्लेक्सिव एंगल्स कहलाते हैं, ये और ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। इसी तरह ये और वो अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये वाला और ये वाला अल्टरनेट एंगल्स हैं। ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, अल्टरनेट एंगल कहलाएगा, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये अल्टरनेट एंगल्स कहलाएंगे। ये चीज़ इस थ्योरम में यूज़ होनी है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। अभी जो बात मैंने की कि AD EB के पैरेलल है, इसमें AD EB के पैरेलल है, और ये जो लाइन है AB ये इनको इंटरसेक्ट कर रही है। इसी तरह लाइन EC, ये EC लाइन है पूरी,
ए बी इससे क्या था, ई सी इस तरह से इनको इंटरसेक्ट कर रही है, इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है। अब क्या होगा कि जब ई सी इनको इंटरसेक्ट करेगी तो इधर जो एंगल बन रहा है एंगल 2 वो बराबर होगा इस वाले एंगल के। यानी अगर सिर्फ ई सी की बात करें, दोनों कट कर रही, सिर्फ ई सी की बात करते हैं, ई सी इंटरसेक्ट कर रही दो पैरेलल लाइंस को, तो ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। इसको कोरिस्पॉन्डिंग एंगल कहा जाता है। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी शेप की वजह से, कोरिस्पॉन्डिंग वर्ड शेप के लिए यूज होता है। ए डी इज पैरेलल टू ई बी, and EC intersects them, और EC उनको इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब ये पॉइंट E बनता है, ये पॉइंट A बनता है और ये C बनता है, यानी E A भी कह सकते हैं। ये इंटरसेक्ट कर रही है इन दो लाइंस को, तो एंगल 2 एंगल 1 के कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा। सो एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। इसकी रीजन है कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स तब यूज़ करते हैं जब शेप उनके सामने नज़र आएगी। इसके लिए भी रीज़न देनी पड़ेगी कि ए डी पैरेलल टू ई बी क्यों है और ई सी उनको क्यों इंटरसेक्ट कर रहा है। ये चीज़ कंस्ट्रक्शन में की थी हमने। अब इधर बात की थी ई सी की, ई सी को अब ख़त्म करते हैं। अब ए बी की बात करते हैं। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ए बी ने इनको कट किया। फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है, ये ए बी है, तो इधर जो एंगल बन रहा है वो इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। इसे कंसीडर कर लें। नीचे वाली लाइन में राइट वाला, ऊपर वाली लाइन में लेफ्ट वाला, ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं एक दूसरे के। ये कॉन्ग्रुएंट क्यों होते हैं? क्योंकि ये एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट बनेगा और ये वाला एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। ये इसके कॉन्ग्रुएंट क्यों होगा? क्योंकि ये तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ये अगर इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव एंगल्स हैं, तो ये इसके भी कॉन्ग्रुएंट हुआ क्योंकि तीनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कहने के लिए अगर डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंट कहें तो अल्टरनेट एंगल्स का वर्ड यूज़ करते हैं। तो लिखेंगे अगेन कि फिर से बात कर रहे हैं ए डी और ई बी के पैरेलल होने की, ए डी और ई बी के पैरेलल होने की। लेकिन अब की बार एंगल 3 और एंगल 4 को कॉन्ग्रुएंट कह रहे हैं और उसकी रीज़न है कि ये अल्टरनेट एंगल है। ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, इस वजह से एंगल 3 और एंगल 4 आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अब एंगल 1 और एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट हैं, एंगल 3 और एंगल 4 कॉन्ग्रुएंट हैं। लेकिन एक बात कि एंगल 1 और एंगल 3 आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। एंगल 1 और एंगल 3 आपस में कॉन्ग्रुएंट क्यों है? क्योंकि ये जो एंगल ए था इसको बाइसेक्ट किया गया था गिवन में, बिल्कुल मिड से कट किया था। जब मिड से कट करेंगे तो ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर बनेंगे, तो इसकी रीज़न होगी गिवन। आगे लिख सकते हैं एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर की वजह से इन दोनों को मिड से कट किया गया, इस वजह से एंगल 1 और एंगल 3 आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर एंगल 1 एंगल 3 के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल 3 एंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट है और एंगल 1 एंगल 2 के भी कॉन्ग्रुएंट है, एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल 2 एंगल 3 के भी कॉन्ग्रुएंट हो गया क्योंकि एंगल 3 और एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है। यानी ये चारों के चारों एंगल्स एक दूसरे के साथ एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हो गए। एंगल 1 इसके भी कॉन्ग्रुएंट है, एंगल 1 उसके भी कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये सारे के सारे एंगल्स आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट हो गए। हम क्या करेंगे, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो गए, एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल 4 लिख लेंगे। इसको 1 कहेंगे, इसको 2 कहेंगे, इसको 3 कहेंगे और लिखेंगे therefore एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4। एंगल 2 और एंगल 4 कॉन्ग्रुएंट हो गए फ्रॉम 1 2 एंड 3। 1 2 और 3 से पता चल रहा है कि सारे के सारे एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। जब सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो एंगल 2 और एंगल 4 भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो वो हमने लिख दिया एंगल 2 एंगल 4 कॉन्ग्रुएंट। इसका फ़ायदा क्या हुआ, एंगल 2 और एंगल 4 अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये एक ट्राइंगल बन रही है ऐसे, इसमें ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके अपोजिट साइड्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यानी ए बी कॉन्ग्रुएंट है ए ई के। तो लिखेंगे ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू
AE, रीजन लिखेंगे साइड्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। अब एक चीज़ का पता होना चाहिए कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर दो साइड्स में इंटरसेक्ट करने वाली एक साइड तीसरी साइड के, एक लाइन तीसरी साइड के पैरेलल हो तो वो बराबर रेशियो में दोनों साइड्स को कट करती है। यानी अगर ये लाइन पैरेलल है इसके तो ये डिवाइड बाय दिस बराबर होगा इसके, इन दोनों की रेशियो के। इस चीज़ का इस ट्राइंगल में क्या मकसद है, ये थ्योरम 14.1 में पढ़ा था जो अभी मैंने बताया। इस पूरी ट्राइंगल की बात करते हैं, इस बड़ी वाली ट्राइंगल की। इसमें इस लाइन को भूल जाते हैं, ये लाइन पैरेलल है इसके, ये पॉइंट ए है, ये डी है, ये सी है, ये ई है और ये बी है। तो इसमें ए सी रेशो ए या ए सी ओवर ए बराबर है सी डी ओवर बी डी के। ए सी ओवर ए बराबर है सी डी ओवर बी डी के। चीज़ पता चल गई, इसको आगे अपने प्रूफ में हम यूज़ करने वाले हैं। अब एक दफ़ा लिख लेते हैं ऊपर कि हमने जो प्रूफ करना है साथ, ताकि जैसे प्रूफ तक पहुँचें तो हमें पता चल जाएगा हम अपने जो प्रूफ तक पहुँच चुके हैं। प्रूफ ये करना था कि बी डी रेशो सी डी एम बी डी रेशो एम सी डी बराबर है एम ए बी रेशो एम ए सी के। ये चीज़ प्रूफ करते हैं। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल सी बी ई ट्राइंगल सी बी ई में क्या है, ए डी इज पैरेलल टू ए बी। ए डी पैरेलल है ए बी के, और क्या है, तो इससे क्या होगा, ए डी पैरेलल ए बी की, ये काम भी पता चलेगा। तो कंस्ट्रक्शन में किया था तो इसकी रीजन में कंस्ट्रक्शन आ गई। अब अगर ए डी पैरेलल ए बी की, तो अभी बात की कि इस पूरी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। इस पूरी ट्राइंगल में ए सी रेशो ए ई एम ए सी रेशो एम ए ई बराबर होगा एम सी डी रेशो एम डी बी के। एम सी डी रेशो एम डी बी के इक्वल होगा। ये कैसे पता चला, इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं कि थ्योरम 14.1 से पता चला, या अगर पूरी रीज़न लिखना चाहें, वैसे तो पेपर में पूरी रीज़न लिखेंगे, तो पूरी रीज़न इसकी लिखते हैं। इफ अ लाइन intersects two sides of a triangle and is parallel to the third side, और वो पैरेलल है थर्ड साइड की, देन तो क्या होगा, इट इंटरसेक्ट्स देन, वो उन दो साइड्स को उनको सेम रेशो में इंटरसेक्ट करेगी, इन सेम रेशो, उनको सेम रेशो में इंटरसेक्ट करेगी। अब इधर क्या करेंगे, ए ई कॉन्ग्रुएंट है ए बी के, तो ए की जगह पे लिखेंगे एम ए सी रेशो, ए की जगह पे ए बी लिखने वाले हैं। और इसकी रीज़न लिखेंगे, इसको 4 कह लेते हैं, फ्रॉम 4 इसकी रीज़न होगी। अब ए सी रेशो ए बी इज टू सी डी रेशो डी बी, लेकिन हमें तो ये चाहिए कि बी डी रेशो सी डी, तो बी डी रेशो सी डी को लेफ्ट साइड पे लिख लेंगे।
एम बी डी रेशो एम सी डी। लेफ्ट साइड पे लेके गए और उल्टाया भी, इनको राइट साइड पे लेके जाएंगे और उल्टा भी देंगे। तो ये सेम टू सेम वही चीज़ बन गई। इसको क्या किया, राइट साइड पे लेके गए और उल्टा लिया, यानी इनको स्विच कर लिया। ए बी रेशो ऐसी कर दिया और राइट साइड पे ले गए, इनको लेफ्ट साइड पे ले गए और स्विच भी कर दिया। बी डी रेशो सी डी, बी डी बाद में था पहले कर दिया और लेफ्ट साइड पे भी ले गए। ऐसा क्यों किया, ताकि हम इस तक पहुंच सकें, अपने प्रूफ तक। किसी एक साइड के साथ ये काम करेंगे, दूसरे के साथ ऑटोमेटिकली होगा और प्रूफ तक पहुंच जाएंगे। ये रहा थ्योरम 14.3।